अस्सलामुअलैकुम गाइज, अपने C++ के कोर्स के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हेडर फाइल्स कौन कौन से तरह के होते हैं, हेडर फाइल्स के अंदर क्या क्या होता है, इन सब के बारे में एक हाई लेवल डिस्कशन। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है C++ में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे C++ के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मैं चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लेना और बुकमार्क करके सेव भी कर लेना। वापस से आते हैं अपने आईडी में, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा। ये हमारी वीडियो नंबर 6 है, तो मैं यहाँ पर tut6.cpp नाम का एक फाइल बना दूंगा और यहाँ पर मैं जल्दी से लिखूंगा #include istream यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद एंडमैन, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न 0। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा cout हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं किया है, और यहाँ क्लिक करके इसको रन करूंगा। अब ये जो हेडर फाइल है स्ट्रीम, ये क्या है, अगर आप कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो हेडर फाइल है वो खुल जाएगी, और ये कहाँ पर है वो आपको दिख जाएगा। ये हेडर फाइल कहाँ से निकल के आ रही है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो स्ट्रीम फाइल है उसके अंदर ये कंटेंट है सारा का सारा। अब ये आपको समझने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम हेडर फाइल है और ये वो हेडर फाइल है जो कि हमारे प्रोग्राम के फंक्शनैलिटी को एनहेंस करती है, यानी कि बढ़ाती है। और ऑन टॉप ऑफ दिस हम और फंक्शन लिखते हैं जो कि हेडर फाइल के कंटेंट को यूज करते हैं। जैसे कि cout हमने लिखा वो स्ट्रीम से आया है, और स्ट्रीम से आया है इसलिए हम cout को यूज कर पा रहे हैं और इस तरह से लिख पाए। और यूजिंग नेम स्पेस std को अभी होल्ड करो आप लोग, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे नेम स्पेस के बारे में जब पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हम बार बार कुछ इस तरह से नहीं लिखना चाहते। अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं std और इस लाइन को कमेंट कर दूं, तब ये प्रोग्राम जो है कंपाइल और रन हो जाएगा। लेकिन हम बार बार std नहीं लिखना चाहते, इसलिए हम यूजिंग नेम स्पेस std लिख रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है जो कि हेडर फाइल को इस्तेमाल करता है। अब हेडर फाइल्स दो तरह के होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेडर फाइल। और मैं यहाँ पर ज्यादा स्लाइड या बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कोड को थोड़ा प्रैक्टिकल रखना चाहता हूँ। तो इसलिए अगर आप लोगों को नोट्स लेने हैं तो आप लोग इन्हीं वीडियोस में से एक्सट्रैक्ट करें। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिस्टम हेडर फाइल, और मैं लिखता हूँ इट कम्स विद अ कंपाइलर, ये कंपाइलर के साथ ही आती है। और जो दूसरा है हमारा वो है यूजर डिफाइन हेडर फाइल, और इट इज रिटर्न बाय द प्रोग्रामर, तो इसको प्रोग्रामर लिखता है। तो जो मतलब है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ी बात करता हूँ। सिस्टम हेडर फाइल जो है वो आपके कंपाइलर के साथ आती है, यानी कि उनको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो यूजर डिफाइन हेडर फाइल्स होती हैं उसको प्रोग्रामर लिखता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को सिंटैक्स बताता हूँ। यहाँ पर ये जो सिस्टम हेडर फाइल है इसका सिंटैक्स तो हमने देखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ। तो ये हमारी सिस्टम हेडर फाइल है include istream करके, जो हमने इंक्लूड कर ली। और अगर मैं बात करूँ एक यूजर डिफाइन हेडर फाइल की, तो वो मुझे लिखनी पड़ेगी जो कि अभी तक मैंने नहीं लिखी। तो मैं उसको कुछ इस तरह से इंक्लूड करूंगा। और मैं अगर this.h लिख दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो include this.h लिखती, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंक्लूड कर सकता हूँ this.h फाइल को। अब यहाँ पर ये जो मुझे एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि आपके पाथ में ये नहीं है ये फाइल। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जल्दी से this.h फाइल बना दूंगा। तो एक एम्प्टी फाइल मैंने बना दी, तो आप देखो ये एरर चला गया। और अभी अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखो मेरा प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा। लेकिन this.h को मैं रीनेम करके कुछ कर दूं, मैंने इसको रीनेम कर दिया। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो ये कह रहा है कि this.h कहाँ पर है, ये क्या लिख दिया आपने। तो यहाँ पर जो फाइल आप इंक्लूड करें वो मौजूद होनी चाहिए आपके डायरेक्टरी में, जैसा कि यहाँ पर है मेरी। तो उसको वापस से this.h कर देता हूँ, और मैं कंफ्यूजन को हटाने के लिए इस फाइल को डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से, या रहने ही देता हूँ। लेकिन इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ this will produce an error if this.h is not present in the current directory। तो अगर करंट डायरेक्टरी में फाइल नहीं है तो आप लोगों को एरर मिलेगा। तो ये है हमारी दो तरह की हेडर फाइल। आई थिंक दिस डिस्कशन इज इनफ फॉर हेडर फाइल। तो अब हम बात करेंगे ऑपरेटर की, ऑपरेटर इन C++। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ इस तरह से हैंडल लिख दें तब भी आपको नई लाइन मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूं, सेव करूं और रन कर दूं, तो यहाँ पर देखो ऑपरेटर
ऑपरेटर इन C++ और उसके बाद मैं नई लाइन में आ गया हूँ। तो बैकस्लैश n हम लोग यूज कर सकते हैं और एंडल यूज कर सकते हैं अगर हम न्यू लाइन में जंप करना चाहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना तरह के ऑपरेटर होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन C++। मीन C++ में यूज होने वाले ये ऑपरेटर्स हैं। एंडल का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है न्यू लाइन में जंप कर दो बस। सो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो नंबर 1 जो है हमारा वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, और एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है अरिथमेटिक ऑपरेटर, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और हमारे पास अगर 2 नंबर है जैसे एंड A = 4 और B = 5, तो A में 4 है और B में 5 है, तो मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ A + B is, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A + B। तो प्लस जो है वो मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। उसके साथ साथ मैं इसमें माइनस यूज कर सकता हूँ A - B, फिर उसके बाद मैं इसमें यूज कर सकता हूँ A × B, और उसके बाद मैं यूज कर सकता हूँ A / B, और ये सारे के सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन आप लोगों को मालूम होने चाहिए कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं C++ में। और उसी के साथ साथ और अरिथमेटिक ऑपरेटर लिखता हूँ। एक तो मॉड्यूल हो गया हमारा, और उसको परसेंटेज से डिनोट किया जाता है, और उसके साथ हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी। तो यहाँ पर अगर मैं A++ लिख दूँ और उसके साथ साथ A- लिख दूँ, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ++A, और उसके साथ -A भी होता है। और इन सब के बारे में बताता हूँ अभी कि क्या डिफरेंस है इनमें। तो यहाँ पर मैं जल्दी से हैंडल लिख देता हूँ, फिर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। और मुझे यहाँ पर A + B 9 मिला, A - B -1 मिला, और A × B 5 × 4 = 20, तो मुझे 20 मिला। और A / B 0 मिला, इसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ। और A मॉड्यूल 4B मिला। A++ में मुझे क्या मिला, 4 मिला। और A- में मुझे 5 मिला। ऐसा क्यों हुआ, अब मैं आप लोगों को ये सारे आउटपुट एक्सप्लेन करता हूँ। पहला आउटपुट बिल्कुल सिंपल है, A - B भी सिंपल है, A × B ये भी सिंपल है। A / B की बात करता हूँ। जब हम 2 इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट के बाद होता है, यानी उसका जो रिजल्ट है वो भी एक इंटीजर ही होने वाला है। हालांकि 4 / 5 0.8 होता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर होगा। इंटीजर का जो आउटपुट है वो इंटीजर ही होगा। तो 0.8 वाला जो पार्ट है वो हमें नहीं मिला, उसके बदले 0 मिलता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो इंटीजर ही रहता है। 2 इंटीजर के दरमियान कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही होगा, इसलिए हमको 0 यहाँ पर दिख रहा है। उस तरह A मॉड्यूल B का आउटपुट भी बिल्कुल सिंपल है 4। अब A++ देखते हैं। जब हम A++ लिखते हैं सी आउट के बाद, तो सबसे पहले A प्रिंट हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है A प्रिंट कर दो और A में 1 ऐड करो, तो A प्रिंट हो जाएगा 4, और उसके बाद 1 ऐड हो जाएगा और A की वैल्यू 5 हो जाएगी। और यहाँ पर जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो A की वैल्यू 5 है। अगली लाइन में आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले 5 प्रिंट होगा और माइनस करने से फिर से 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 है। अब यहाँ पर जब मैं ++A लिखता हूँ तो A की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद प्रिंट होगी। A++ और ++A में सिर्फ यही डिफरेंस है। A++ में क्या होता है कि पहले प्रिंट करो और फिर इंक्रीमेंट करो, और ++A में क्या होता है कि पहले इंक्रीमेंट करो उसके बाद प्रिंट करो। तो यहाँ पर 4 थी वैल्यू, और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 5 प्रिंट होगा। सिमिलरली -A भी वही कहता है कि जब तुम मुझसे गुजरोगे तो पहले A को डिक्रीमेंट करो उसके बाद प्रिंट करो। तो यहाँ पर क्या होगा, -A के बाद 4 यहाँ पर प्रिंट हो गया। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देखें, जरूर आपको समझ में आएगा। मैंने क्लियरली बताया है, आई होप इस वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में। तो ये थे हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर। के बाद होते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, हमने जो यहाँ पर लिखा था int A = 3, B = 9, और उसके साथ साथ अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं char D = T, तो ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। असाइनमेंट
असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं असाइन करने के लिए, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल, और मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हमारे दो वैल्यूज को। तो ये ऑपरेटर हमें बताते हैं कि क्या दो वैल्यूज इक्वल हैं, क्या दो वैल्यूज अनइक्वल है, क्या कोई वैल्यू किसी से बड़ी है, क्या कोई वैल्यू किसी से छोटी है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग सी आउट लिखते हैं और यहाँ पर वही करते हैं जो कि पहले किया था। तो यहाँ पर लिखते हैं द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू बी इज, और मैं यहाँ पर ए इक्वल टू बी को प्रिंट कर दूंगा और यहाँ पर एंडल लगा दूंगा और यहाँ पर इसको रिप्लिकेट करूंगा। और बाकी जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर देन, उसके बाद यहाँ पर लेस देन, फिर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके साथ हमारे पास होता है एक नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर इसके बाद लिखता हूँ नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, इसको सिंपल पैरेंथेसिस के अंदर बंद करना है। एज अ रूल ऑफ C++ हमको ये पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे वरना ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा ऑपरेटर सी आउट को देना है। तो ये करने के बाद इसको रिप्लिकेट करते हैं जल्दी से, और यहाँ पर हम देखेंगे ए इक्वल टू, फिर उसके बाद ए नॉट इक्वल टू, फिर उसके बाद देखेंगे ए लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद सिर्फ ग्रेटर देन, फिर उसके बाद लेस देन, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन लेस देन लगा लेता हूँ। तो अब ये क्या करेंगे, ये एवेल्युएट हो जाएंगे जिस हिसाब से हमारी वैल्यूज हैं। तो उसको जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है मुझे द वैल्यू ऑफ, ये सारे प्रिंट हो गए। तो मैं यहाँ पर एक सी आउट करता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर का। यहाँ पर इस तरह अगर मैं लिख दूं तो मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, और यहाँ पर दो एंडल दे देता हूँ एंड में ताकि एक स्पेस क्रिएट हो जाए, और स्पेस क्रिएट हो गया तो यहाँ पर पता चलेगा एक सेपरेटर आ जाएगा। सो फॉलोइंग आर द कंपैरिजन ऑपरेटर, और इसको रन करता हूँ तो ये देखो कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर आ गए। ए इक्वल टू बी, क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, ए की वैल्यू 4 थी और बी की वैल्यू 5 थी, बराबर नहीं है तो 0, नॉट इक्वल टू वाला ट्रू है तो 1 प्रिंट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, नहीं तो 0, और लेस देन इक्वल टू, हाँ लेस और इक्वल टू में से एक है, लेस है तो ये 1 आ जाएगा। क्या ए ग्रेटर है बी से, नो। क्या ए लेस है बी से, हाँ, इसीलिए 1 प्रिंट हो गया। तो ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। और लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो एक तरह से बाई होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के, तो इनका एक रिश्ता होता है और दोनों का बाई बाई का रिश्ता होता है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा क्यों बोला मैंने कि बाई बाई का रिश्ता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ इसको। अगर मैं कहूँ कि ए इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी, तो ये हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है। यानी कि मैंने क्या किया, अगर ये दोनों ट्रू होंगे तब ये ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस में बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, और दिस की जगह लॉजिकल ऑपरेटर यूज करता हूँ जो मैंने लिखा है। सेव कर दिया मैंने, इसको रन करूंगा और यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया द वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल ऑपरेटर इज 0। 0 क्यों आया, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसको और इसको दोनों को ट्रू होना चाहिए तभी ये ट्रू प्रिंट करेगा, यानी 1। अब यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर को देखते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर का मतलब होता है या तो ये या तो ये, यानी कि दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। तो मैं इसको रन करूंगा, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो R में 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर R में 1 आ गया, तो मैं यहाँ पर और कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास एक और लॉजिकल ऑपरेटर होता है, और ये चीज अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। नॉट क्या करता है, उल्टा करता है, जो भी रिजल्ट आने वाला है उसको उल्टा करता है। ए इक्वल टू बी मेरा क्या प्रिंट करता है, ए इक्वल टू बी 0 प्रिंट करता है, लेकिन अब ये 1 प्रिंट करेगा क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो यहाँ पर देखो ए इक्वल टू बी 0 प्रिंट करता है, लेकिन नॉट ऑपरेटर है तो प्रिंट होके मिला। तो आई होप कि आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर भी समझ में आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है,
हमारे पास C++ में बिटवाइज ऑपरेटर भी होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर को बेसिकली मैं अभी नहीं देखूंगा। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं, नंबर्स को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद बिट बाय बिट ऑपरेशन करते हैं। अभी मैं आगे बिटवाइज ऑपरेटर को बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी जो हमारे बेसिक ऑपरेटर थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आप लोगों को ये जो सिंटैक्स है ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई है। इसका मतलब है कि आप प्रोग्रामिंग के बहुत बेसिक लेवल पर हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। एक टाइम पर मैं भी बहुत बेसिक लेवल पर था, मुझे भी चीजें समझ में नहीं आती थी और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होता था, हिम्मत से काम लेता था। और जो भी वीडियोस हैं, बुक्स हैं आपकी, जहाँ से भी आप रेफरेंस ले रहे हैं, अगर ये वीडियो से रेफरेंस ले रहे हो तो मैं कहूँगा इस वीडियो को 3-3, 4-4 बार देखो, आप पकड़ लोगे इसको। क्योंकि मैंने जो बातें बोली हैं उनको बार बार सुन के आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि जो डबल कोड के अंदर है ये एज इट इज ऐसी ही आपको प्रिंट करके मिलता है और ये जो चीज है इसको आपका कंपाइलर समझता है और उसके हिसाब से वैल्यू प्रिंट करता है। एंड कुछ नहीं है, ये बस न्यू लाइन को डाल देता है और ये चेनिंग करी है मैंने सी आउट की इस तरह से। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी नई चीज नहीं थी। लेकिन आने वाले टाइम में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम जाएंगे, वहाँ पर C++ की जो असली ताकत है वो आप लोगों को मालूम चलेगी। सो आई होप कि आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा और उसके साथ साथ आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक जरूर से किया होगा। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो मैं कहूँगा इसको अपने लिए बुकमार्क और सेव भी कर लें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। No warning, in a flash of light, don't need no warning. This feeling's right, vibrations chill through my bones, sensations flow through your glow.